हेलो एवरीवन। काफ़ी लोग मुझसे जानना चाह रहे थे कि अभी चलिए ठीक है 2025 का तो जो हो गया पर अगर हम 2026 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए और कौन-कौन से एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 ऐसे एग्ज़ाम हैं जो सेम क्वालिफ़िकेशन के साथ आप उन एग्ज़ाम को फ़िल कर सकते हैं, जो कि आपको पता भी होगा और आपने शायद दिए भी होंगे। आईबीपीएस का होता है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई का होता है पीओ क्लर्क और आरआरबी होता है पीओ क्लर्क। ठीक है? तो इसमें क्या है, पीओ में आप लोग को पता है इंटरव्यू होते हैं, ठीक है? क्लरिकल में इंटरव्यू नहीं होते हैं और प्री मेंस होता है, सेक्शनल टाइमिंग ये सब आपको पता होगा। फिर भी मैं एक एग्ज़ाम के बारे में आपको बताऊँगी ज़रूर। तो देखिए, जैसे आईबीपीएस पीओ हो गया, एसबीआई हो गया, आरआरबी। तो इन सब में क्या होता है ना, अगर सिलेबस की बात की जाए तो जैसे क्वांट आता ही आता है सब में, इंग्लिश आती ही है, रीज़निंग आती ही है, ठीक है? ये सब आपके क्या है, सेम सब्जेक्ट है। इसके अलावा मेंस में जाएँगे तो करंट अफेयर सब में आएगा, ठीक? और बस एक चीज़ का जो डिफ़रेंस होता है वो ये होता है कि आईबीपीएस, एसबीआई में इंग्लिश सिर्फ़ इंग्लिश ही है, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज ही देनी पड़ेगी आपको। बट आरआरबी क्योंकि रीजनल रूरल बैंक, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आपकी जो अ, वो जो लैंग्वेज होती है, वो उसमें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज 2 में ऑप्शन मिल जाता है आपको। आप हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हो, इंग्लिश भी ऑप्ट कर सकते हो। तो जो बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि हाँ, इंग्लिश में उनको दिक्कत होती है, उसके उनके लिए क्या है ना, आरआरबी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप हिंदी उसमें चूज़ कर सकते हो और ऐसा नहीं है कि बहुत ईज़ी आती है, तो प्रैक्टिस सबकी करनी है, लेकिन एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप क्या-क्या कर सकते हो, आईबीपीएस कर सकते हो, एसबीआई, आरआरबी, पीओ क्लर्क सब इसमें ऑप्शन है। और मैं बच्चों से ज़रूर ये बोलूँगी, सारे लोगों से, कि आप पीओ का फॉर्म भर रहे हैं तो ये ऐसा मत सोचिए कि हाँ, मुझे सिर्फ़ पीओ का ही भरना है, क्लेरिकल भी भरिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीओ नहीं हो पाता है, क्लेरिकल एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो मेरा कहना यही होगा कि हाँ, आप एक जॉब ज़रूर ले लीजिए। कई बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ़ पीओ ही भरूँगा, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि कई बार बहुत टाइम लग जाता है क्लियर होने में। तब तक शायद आप क्लेरिकल में अगर हो तो आप कितना आगे पहुँच जाएँ। तो इसीलिए ये गलती मत करिएगा, भरिएगा दोनों फ़ॉर्म। कोई भी जॉब छोटी नहीं है, सब बढ़िया है। सरकारी नौकरी है, छोटी थोड़ी है, सब बढ़िया है। ठीक है? तो इसमें आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए, अगर आप अभी से सोच रहे हैं ना कि आपको 2026 का एग्ज़ाम देना है, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप अभी से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करिए, तब जाके आप एडवांस पे जाइए, फिर मॉक टेस्ट पे जाइए। तो आपका क्या होगा ना, एक बार में ही एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि आपने बेसिक से पढ़ना शुरू किया है। आप क्या कर सकते हैं, क्वांट के लिए अगर मैं बात करूँ, तो क्वांट के लिए कई लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन प्रेफ़र करते हैं, कई लोग ऑफ़लाइन प्रेफ़र करते हैं। तो मैं पहले ऑनलाइन के लिए आपको बताती हूँ। क्वांट के लिए आपको मैंने पहले जैसे बताया है, अरुण सर की यूट्यूब पे वीडियोज़ मिलती हैं। इसके अलावा आशीष सर की है, ठीक है? तो आप हो सकता है आप किसी और को भी फ़ॉलो करते हो। मैं आपको सिर्फ़ ये बता रही हूँ कि उन उन जो टीचर्स हैं, इनसे मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं इसलिए आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छा पढ़ाया था, मैंने पढ़ा हुआ है। बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, जैसे अरुण सर के में क्या है ना, जो स्पीड मैथ्स यानी कि क्वाड्रेटिक है, सिम्प्लिफिकेशन है, एप्रोक्सिमेशन है, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उनसे आप पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्योंकि आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तो भी बेसिक से पढ़ाया गया है। आप आराम से उसको क्लियर कर लोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। जब आप ये समझ जाओगे कैसे करना है, फिर तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? इसी में क्या है, डीआई की अगर देखी जाए, तो जो डीआई है, वो नॉर्मल डीआई भी आती है, मिक्स भी आती है, अर्थमेटिक बेस्ड भी आती है। इसकी भी सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप किसी और में अगर देखना चाहेंगे तो यूट्यूब पे सिर्फ़ इतना भी डालेंगे ना कि डीआई प्लेलिस्ट फॉर बैंक ऐसे करके, तो भी आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप क्या करो, डीआई को अगर दे रहे हो, पहले नॉर्मल डीआई दो, तो नॉर्मल डीआई आप आराम से दे लोगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन की नीड होती है बस, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाने होते। लेकिन जो अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, अगर आपने अर्थमेटिक पहले से पढ़ रखी है, तब तो ठीक है, आप उसे सॉल्व करो, अदरवाइज़ आप पहले अर्थमेटिक पे जाओ, ठीक? अर्थमेटिक के क्वेश्चंस क्लियर करो। आप एक-एक टॉपिक डालो, प्रॉफिट लॉस आप डालोगे ना, सिर्फ़ ये प्रॉफिट लॉस फॉर बैंक एग्ज़ाम कुछ भी, तो आपको मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सबको पहले आप क्लियर करो पूरा। जब इन सबको क्लियर कर लोगे ना, तब आपको डीआई में हेल्प होगी, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस इन सब से रिलेटेड डीआई आती है, ठीक है? मिक्सर एलिगेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब पहले आप क्लियर कर लो। तो ये हो गई ऑनलाइन की बात। ऑफलाइन आप बुक पढ़ सकते हो, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आर एस अग्रवाल आपने सुनी ही होगी, बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है? इवन ऑफलाइन जो वो होता है, जैसे कि सीरीज़ टाइप की, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप की भी बुक्स आती हैं आजकल, आप वो भी ले सकते हो मार्केट से। आप वो कर सकते हो अगर आप ऑफ़लाइन से करना चाह रहे हो। ऑनलाइन से करना इसलिए सही रहता है, क्योंकि आपको पता है ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये ऑनलाइन इंटरफ़ेस में ही होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो
ऑनलाइन मॉक दे रहे हो तो थोड़ा-सा फ्रेंडली हो जाता है आपके लिए बस, इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं ये एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हैं, तो इसीलिए ऑनलाइन थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है? रीज़निंग में अगर मैं बात करूँ तो अंकुश लांबा सर हैं, पुनीत सर हैं, ठीक है? इनकी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जिनसे भी अभी पढ़ रहे हो, बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मतलब आप अगर इनको देखोगे तो आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आता क्या है एग्ज़ाम में, ठीक है? बाकी फिर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कि आप किससे पढ़ना चाहते हो। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं से ही पढ़ना है, ये बिल्कुल, बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको किससे समझ में आ रहा है, ठीक है? मैं सिर्फ़ एक आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ कि हाँ, अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, क्या-क्या एग्ज़ाम में आता है और किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक? रीज़निंग में क्या होता है ना, कई बच्चों ने रीज़निंग कभी नहीं पढ़ी होती है, मतलब क्वांट तो फिर भी शायद आपने स्कूल लेवल पे कहीं न कहीं की होगी, बट रीज़निंग कहीं भी नहीं पढ़ी होती है, तो थोड़ा-सा डर लगता है कि हाँ, रीज़निंग तो मतलब इसमें करना क्या होता है? कैसे करना होता है? इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप देखो सिलेबस कि आता क्या-क्या है रीज़निंग में, ठीक है? आपको उसमें से भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेमोरी बेस्ड पेपर देखो कि अच्छा, सिलेबस सामने रखो और मेमोरी बेस्ड पेपर सामने रखो। अगर वो बोल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, तो देखो मेमोरी बेस्ड पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट है क्या? है ना? पहले ये तो पता चले पज़ल्स होती क्या हैं? सिलॉग्स होते क्या हैं? इनइक्वालिटी क्या है? इसको पहले आप देखो। जब आप देखोगे तब आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ ये कह रहा है। फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपको सबसे ज़्यादा मेहनत किस में करने की ज़रूरत है। पढ़ना तो सब कुछ है, आपके पास मान लीजिए अभी से बहुत टाइम भी है, तो बेसिक से आप सब कुछ शुरू कर सकते हो। लेकिन रीज़निंग में उसी चैप्टर से शुरू करिएगा जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे सबके कहने पे शुरू तो कर देते हैं पज़ल से या सिटिंग अरेंजमेंट से, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। या सिलॉग से शुरू कर देते हैं तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट लगे आप उससे शुरू कर दो, ठीक है? ऑनलाइन मैंने बताया ही, ये प्लेलिस्ट है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो वो आप करो, आपका सब कुछ वहीं से क्लियर हो जाएगा। इवन अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी हो गई या सिलॉक्स हो गए, कैसे सॉल्व करना है या पज़ल्स में किस तरह से आप अप्रोच करो, तो ये सब भी अब अवेलेबल है, ठीक है? आप इससे करो। इससे आपका क्वांट और रीज़निंग क्लियर हो जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए। इसीलिए आपको बेसिक से शुरू करके एडवांस तक जाना है, ताकि आपके सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए वो चीज़ कवर हो जाए, पूरा सिलेबस हो जाए, ठीक है? इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैंने बताया हुआ है, नीतू मैम की बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, बहुत ही अच्छी बुक है, बेसिक से एडवांस लेवल की है। ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हो आप वो पढ़ सकते हो। ऑनलाइन निमिषा मैम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ग्रामर की है, एरर डिटेक्शन की है, पैरा जंबल्स की है, सब कुछ है, आप वो कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या करो ना, क्योंकि आप एसबीआई वगैरह भी दे रहे हो, थोड़ा अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है, एडिटोरियल ज़रूर पढ़ो। चाहे तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ लीजिए, आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो न्यूज़पेपर से पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ यूट्यूब पे हर चैनल पे जो भी बैंक से रिलेटेड चैनल है उस पे एडिटोरियल की क्लासेस होती ही हैं। तो सुबह-सुबह आप वो कर सकते हो, उससे आपका क्या हो जाएगा ना, वोकैब तैयार हो जाएगा, थोड़ा-सा आपकी हैबिट में आएगा पढ़ना। क्योंकि देखिए हम लोग ऐसा रोज़ तो नहीं करते ना, इंग्लिश में बातें कर रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, रोज़ तो हम लोग ऐसे हिंदी में ही बात करते हैं। तो हमारी अभी क्या होता है ना, हैबिट में ही नहीं आता है कि इंग्लिश में कैसे कैसे अप्रोच करें। तो पहले क्या करिए, आप पढ़ना शुरू करिए। जब आप आरसी वगैरह पढ़ने लगोगे ना, आपको अच्छा लगने लगेगा। वोकैब पढ़ोगे, थोड़ा मीनिंग समझ में आने लगेगी, क्योंकि कुछ शब्द बहुत ही टफ़ होते हैं। तो वो वर्ड्स की इंग्लिश आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको पढ़िए। पहले आप इंग्लिश उसकी समझिए। इंग्लिश समझिए का मतलब मेरा ये है, कई शब्द हम लोग गलत पढ़ते ही हैं, तो उसका मीनिंग भी गलत ही समझते हैं। तो पहले उसको सही से पढ़ना सीखिए, फिर उसका मीनिंग, ठीक है? तो वो आप धीमे-धीमे जब आरसी वगैरह पढ़ोगे, पेपर पढ़ोगे, आपकी हैबिट में आने लगेगा। एडिटोरियल देखोगे, सब लोग क्लास कराते हैं तो उसका कोई इश्यू नहीं है, वो करोगे। इसके अलावा ग्रामर, ग्रामर के लिए मैंने बुक बता दी आपको, नीतू मैम की है, और अरिहंत की भी बुक आती है ग्रामर की, आप वो भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ग्रामर तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ग्रामर नहीं अगर आता होगा तो फिर तो एरर डिटेक्शन हो, चाहे पैरा जंबल्स हो, सेंटेंस हो, सब में ही दिक्कत हो जाएगी। तो वो आप करो, या फिर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, आप उससे करो। आप ग्रामर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद अगर देखिए आरआरबी के लिए सिर्फ हिंदी की बात करें अगर, तो हिंदी में आपको क्या करना है, आपको हर्षद सर की वीडियोज़ हैं, अब काफ़ी वीडियो प्राइवेट हो गई हैं, पर जितनी अवेलेबल है उतनी आप पढ़ो। या यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, इवन टेलीग्राम पे अगर आप डालोगे ना हिंदी के लिए पीडीएफ वगैरह, तो वो भी अवेलेबल है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मॉक टेस्ट आप दोगे जब, तो मॉक टेस्ट में आपकी हिंदी कवर होगी अच्छे से। बस ऐसा नहीं हिंदी को एकदम हल्के में नहीं लेना है, पढ़ना उसको भी है।
ठीक है? इसके अलावा कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो अरोरा सर की प्लेलिस्ट है, बताया हुआ है मैंने, अरोरा सर की प्लेलिस्ट आप पढ़ सकते हैं। या फिर कंप्यूटर की एक छोटी-सी बुक आती है, अरिहंत की भी आती है और भी बहुत सारी पब्लिकेशन की आती है, एसएस पब्लिकेशन की है। बहुत सारी पब्लिकेशन की बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर करके आती है, तो वो आप ले सकते हो। या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज ऐसे करके भी है। बहुत सारी बुक्स आपने शायद देखी भी होगी, तो आप वो बुक ले सकते हो। उसमें क्या होता है, बेसिक्स जो भी है कंप्यूटर का वो कवर हो जाता है। उसके अलावा आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो, ठीक है? सेक्शनल मॉक में भी कंप्यूटर अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, क्वांट हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया। पर अब बात रही करंट अफेयर की। करंट अफेयर कैसे करना है? देखिए, अभी आप अगर तुरंत शुरू कर रहे हैं तो अभी एकदम से तो करंट अफेयर नहीं पढ़ने लगेंगे, है ना? अभी तो पहले अपने और सब्जेक्ट क्लियर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांट और रीजनिंग पे ही ज़्यादातर स्टार्ट करेंगे जब नया स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप करंट अफेयर पढ़ने लगेंगे तो आपको क्या करना है ना कि एक हैबिट में लाना है। या तो आप पेपर पढ़ रहे हैं तो ये आपकी हैबिट में होना चाहिए कि पेपर पढ़ते रहिए, जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज रहे कि हो क्या रहा है मेरे आसपास। एटलीस्ट ये पता हो, आप एकदम अनअवेयर ना हो कि क्या हो रहा है मेरे पास, किसकी क्या अपॉइंटमेंट हुई है। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बाद आप अगर पढ़ना चाहें तो यूट्यूब पे मैंने बताया हुआ है, आशीष गौतम सर की क्लास है करंट अफेयर की, आप वो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी क्लास है। और इवन और भी बहुत सारे चैनल क्लास कराते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप वहाँ से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप नोट्स बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। कई लोग सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं, पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, जैसे अड्डा का पीडीएफ भी आता है, ऑलिव बोर्ड का पीडीएफ भी आता है, तो सिर्फ उससे पढ़ लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। जैसे मैं नोट्स बनाती थी, मेरी आदत थी, जब तक मैं नोट्स नहीं बनाती थी मुझे याद नहीं होता था, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ स्पीड में करके देखती थी और नोट्स बनाती थी। तो मैंने बताया हुआ है ये भी कि करंट अफेयर कैसे करना है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो करंट अफेयर आप इससे कर लेंगे, ठीक है? तो इससे क्या हो जा रहा है, आपके सारे ही सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। और जब आप ये सब कुछ करेंगे तो इससे आपके ना 6 एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क। बस डिफरेंस क्या है, सबके लेवल में डिफरेंस है। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो मॉक टेस्ट तो आप इंडिविजुअल उसी का दोगे ना, जैसे एसबीआई का पेपर है तो आप एसबीआई का ही दोगे ना। तो मॉक टेस्ट में आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किसका कितना लेवल होता है ना? तो उस लेवल के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तैयारी आपको सबकी ही करनी है। इसीलिए मैं बोली हूँ, अगर आप अभी से शुरू करोगे ना तो बेसिक से एडवांस तक आप कर लोगे तो आपके सारे ही एग्ज़ाम्स तैयार हो जाएँगे। तो सोचिए, अगर 6 एग्ज़ाम है, 6 में से कोई तो क्लियर होगा ही ना, तो आपकी जॉब तो पक्का है, फिर अगले साल लगनी ही लगनी है। तो इसीलिए तैयारी करना अगर शुरू करना है ना बैंक एग्ज़ाम के लिए, तो अभी से ही शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं मैं अगले साल से करूँगा या जब 3 महीने बचे होंगे तब करूँगा, क्योंकि टाइम पता नहीं चलता है कब चला जाता है। जब आप अभी से शुरू करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, तो जैसे प्री आने वाला होगा तो आप मॉक टेस्ट दोगे, आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं, तो आपको मेंस में क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। आईबीपीएस में क्योंकि क्या होता है ना, मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो आपको थोड़ा-सा डिस्क्रिप्टिव भी देखना पड़ेगा। एसबीआई में भी थोड़ा-सा अलग है, तो कुछ चीज़ें तो अलग हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी, है ना? तो इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और एकदम अच्छे से पढ़िए, तो आराम से होगा। और बाकी वीडियोस तो आती रहेंगी चैनल पे, तो चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बस ऐसे ही तैयारी करते रहिए।